नमस्कार बच्चों, आज अपन यूनिट 2 यानी सरल रेखा गतिकी का एक बीमी गति में गति संबंधित ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यह 11th की फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण और टफेस्ट पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, पर मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे सरल तरीके से बताऊंगी और आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं 100% बोलती हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ आएगा और इससे आपको एक प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और इससे भी सरल तरीका आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। तो चलिए आज अपन देखते हैं कि गति संबंधित ग्राफ को कैसे अपन पढ़ते हैं। गति संबंधित ग्राफ जो होता है बेटा, एक ऐसा सशक्त साधन होता है जिसके द्वारा हम वस्तु की गति के विभिन्न पहलुओं का निरूपण तथा विश्लेषण बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें गति संबंधित में जो ग्राफ हैं अपने 11th में वो 3 हैं। इसमें 3 में पढ़ना है अपन को। कौन कौन सा पढ़ना है? समय स्थित अथवा विस्थापन, समय विस्थापन ग्राफ कह सकते हैं। ठीक है, समय के साथ स्थित अथवा समय विस्थापन ग्राफ। दूसरा होता है समय वेग ग्राफ। तीसरा होता है समय त्वरण ग्राफ। अपन को 3 ग्राफ पढ़ने होंगे। ठीक है, समय स्थित अथवा समय विस्थापन एक ही चीज़ होती है। इसका ग्राफ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, समय वेग ग्राफ और समय त्वरण ग्राफ जो है आपको नेक्स्ट हमारे अगले 2 वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप तीनों वीडियो में लगातार बने रहिएगा और मैं आपको 100% बताती हूँ। आपको इस ग्राफ वाले चैप्टर को बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूँगी। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। चलिए आज समय स्थित अथवा समय विस्थापन ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ खींचने के कुछ नियम होते हैं बेटा। ग्राफ खींचने का नियम क्या होता है? जो स्वतंत्र जो होते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं होता। जैसे इसमें स्थित समय स्थित देखिए या समय विस्थापन ग्राफ में देखिए, तो समय क्या होता है? यह स्वतंत्र चर होता है। यह किसी अन्य भौतिक राशियों पर डिपेंड नहीं करता है। समय जो है किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, अतः स्वतंत्र राशि है। अतः इसको कहाँ लेते हैं? हमेशा x निर्देशांक में लेते हैं। ठीक है, जो स्थिर होती है विस्थापन जो होता है वह क्या होता है? वह स्वतंत्र चर नहीं होता है, वह परतंत्र रहता है, दूसरे पर डिपेंड राशि होती है। अतः इसको हम कहाँ लेते हैं? y एक्सिस में लेते हैं या y निर्देशांक में लेते हैं। ठीक है, तो आज ये मतलब ग्राफ खींचने के कुछ नियम होते हैं। तो कुछ 2 नियम ये हो गया कि हमेशा स्वतंत्र चर को कहाँ लेना है अपन को? x निर्देशांक में, और जो परतंत्र चर होता है जो दूसरे पर डिपेंड रहता है वह उसको अपन y निर्देशांक में लेते हैं। तो आज सबसे पहले देखेंगे समय स्थित अथवा समय विस्थापन ग्राफ क्या है। ठीक है, समय स्थित ग्राफ में पहले आप थोड़ा सा सिंपल समझ लीजिए कि समय स्थित अथवा समय विस्थापन ग्राफ क्या है। इस ग्राफ को खींचने के समय हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष में तथा एक्स अक्ष में क्या लेते हैं? समय को ले लेते हैं। एक्स अक्ष में देखो हमने समय को लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्राफ बना के प्रयास किया है, ग्राफ बना के आपको समझाने का। तो हमने समय को कहाँ लिया है? एक्स अक्ष में, और जो वस्तु का विस्थापन है उसको हमने वाई एक्सिस में लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड जैसे हमने मार्क कर लिया है, ग्राफ पेपर बनाने का प्रयास किया है। और इसका विस्थापन दिखाया है 10, 20, 30, ये मीटर में है, तो वाई एक्सिस की ओर है। ठीक है, तो इसमें इस पहला ग्राफ हम दिखाएंगे आपको कि पहले ग्राफ में ये समझ आ रहा है कि वस्तु 0 सेकंड में कहाँ पर है? वस्तु 20 मीटर में स्थित है। ठीक है, 10वें सेकंड में भी देखिए वो कहाँ पर है? 20 मीटर पर ही है। 20वें सेकंड में भी कहाँ है? 20 मीटर में ही है। 30वें सेकंड में भी कहाँ है? 20 मीटर पे ही। इस प्रकार जो हमारी रेखा प्राप्त होती है वो सरल रेखा मिलती है, और जो ये भी रेखा मिल रही है जो सरल है रेखा है, और वह किसके समांतर है? एक्स अक्ष के समांतर है। अतः इस ग्राफ से पता चल रहा है कि वस्तु किसमें है? विराम अवस्था में है। अतः समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और वह समय बदल रहा है किंतु उसकी स्थिति वही 20 पे ही टिकी हुई है। इसका मतलब है कि इस वस्तु विराम अवस्था में। बच्चों को स्क्रीनशॉट अगर नोट्स बनाना हो तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जबकि हम इससे हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनेगा। चलिए अब चलते हैं अपन दूसरी स्थिति अपनी क्या है? दूसरी स्थिति अपनी क्या है? जब वस्तु क्या है? देखिए
फिर एक तो हमने विराम अवस्था में देखा, अब देखा हमने दूसरे ग्राफ में देखते हैं कि वस्तु यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस में हमने समय लिया है और वाई एक्सिस में उसका विस्थापन लिया है। तो 0 सेकंड में कहाँ पर हुई, वस्तु 0 पर ही है। पहले सेकंड में वस्तु कहाँ गई, 10 मीटर में पहुँच गई। दूसरे सेकंड में वस्तु कहाँ पहुँची, 20 मीटर में। तीसरे सेकंड में वस्तु कहाँ पहुँची, 30 मीटर में। चौथे सेकंड में कहाँ पहुँच गई, 40 मीटर में। तो जब हमने ग्राफ खींचा तो एक ए बी सरल रेखा मिली हमको, एक सरल रेखा मिली जो कहाँ पर है, समय अक्ष की ओर झुकी हुई दिख रही है। ठीक है, ठीक। इससे यह समझ आ रहा है कि वह बराबर समांतराल में बराबर दूरी तय करती है, यानी उसका त्वरण क्या है, ये त्वरण क्या है, एक समान है और उसकी वेग भी एक समान है। ठीक है, समान समांतराल में समान दूरी तय कर रही है। इस ग्राफ को हम देख के क्या समझ रहे हैं कि वस्तु समान समांतराल में समान दूरी तय कर रही है, यानी पहले सेकंड में 10 तो दूसरे सेकंड में 20 तो तीसरे में 30, इस प्रकार से चलती है। तो वस्तु का जो है वो समय अक्ष के साथ एक झुकी हुई रेखा, सीधी रेखा हमको प्राप्त हो रही है। फिर देखिए बेटा, तीसरा पोजीशन में अपन देखते हैं। तीसरी पोजीशन में अपन देखेंगे बेटा, चलिए तीसरी पोजीशन में अपन कब देखते हैं कि वस्तु का देखिए पहले सेकंड में वस्तु कहाँ पर है, मान लीजिए 10 पे है। ठीक है, दूसरे सेकंड में कहाँ है, 30 पे है। ठीक है, तीसरे सेकंड में देखो यहाँ पर 40 पे दिख रही है। चौथे सेकंड में कहाँ दिख रही है, 50 के पास दिख रही है। यानी वस्तु क्या है, समान समांतराल में समान दूरी तय नहीं कर रही है। अतः वस्तु का न वेग निर्धारित है, न वेग नियत है और न त्वरण नियत है। ठीक है, कहीं वो बढ़ रही है और कहीं घट रही है। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमको जो ग्राफ मिलता है वो वक्री ग्राफ मिलता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप देख लीजिए और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। फिर देखिए इसमें अब हम तीनों ग्राफ का वो निष्कर्ष निकालते हैं। तो पहले ग्राफ में जो मिला हमको, तो वो हमको स्ट्रेट लाइन मिली, सीधी रेखा मिली, यानी वस्तु क्या थी, विराम अवस्था में थी। पहली स्थिति में क्या थी, वस्तु विराम अवस्था में, जब उसके समय के साथ उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था, न तो उसकी स्थिति परिवर्तन हो रहा था। यानी पहले ग्राफ में हमने समझ पाया कि वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। दूसरा जो हमको मिला, दूसरी जो मिला इसमें देखिए, इस वाले में जब वो समय अक्ष की ओर झुकी हुई दिखती है, वस्तु कहाँ मिलती है, देखिए वस्तु समय, ये समय अक्ष है और वस्तु का जो वेग है ये इस तरह से है, इस समय अक्ष की ओर झुकी हुई मिल रही है। तो हमको उसमें क्या है, देखिए न्यून कोण मिल रहा है। ऐसे अगर झुकी हुई है तो वस्तु क्या मिल रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, उसका जो ग्राफ बना रहा है वो न्यून कोण बना रहा है। इसका मतलब है कि वस्तु क्या होता है, उसका वेग और वेग तो नियत है, वेग भी नियत है, त्वरण भी नियत है, और समय अक्ष के साथ वह न्यून कोण बनानी, मतलब 90 डिग्री से कम का कोण बनाते हुए आगे बढ़ रही है। इस दूसरे मतलब दूसरी स्थिति में जो एक समय अक्ष की ओर झुकी हुई, उसमें हमको दो चीज़ें मिलती हैं। यदि ग्राफ समय अक्ष के साथ न्यून कोण बनाती हुई सरल रेखा है तो इसका अर्थ है कि वस्तु एक स्थिर है और धनात्मक और समान वेग से आगे बढ़ रही है। देखिए बढ़ रही है ना इसमें। किंतु अगर यही ग्राफ, अगर देखो सीधी रेखा मिल रही, यही ग्राफ अगर हमको उल्टा मिले, यह जो न्यून कोण ना मिलकर क्या मिल जाए, अधिक कोण बन जाए, ऐसा कोण बने। देखिए जो हमारा जो ग्राफ है हमारा ऐसा कोण बनाए। ठीक है, यानी जब ये हमारा समय अक्ष हो गया और ये वस्तु की स्थित हो गई, ये वस्तु की इस तरह से बनाए, तब हमको ये लगता है कि वस्तु 0 सेकंड में कहाँ थी, मैक्सिमम स्थिति में थी। और जैसे 0 से 1, 2, 3 गए, वैसे वैसे वस्तु नीचे की ओर आती गई और अंततः वह समय अक्ष पर विलीन मिल जाती है। यदि यह ग्राफ समय अक्ष के साथ अधिक कोण बना रहा है, यानी बनाता हुआ सरल रेखा है, तो वस्तु एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान है, अतः इसमें मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। अगर ये जो ग्राफ हमको मिला है, इस ग्राफ में अगर ये ग्राफ सीधा ना मिल के ऐसे मिल जाए बेटा, ये ग्राफ जो ऐसा मिला है वो ऐसे मिल जाए, यानी उसकी 0 पोजीशन कहाँ, 50 पे हो, फिर पहले सेकंड में 40 आ जाए, तीसरे में 30 आ जाए, ऐसे आते। तो अगर ऐसे अधिक कोण बनाए तब क्या होता है कि वस्तु में क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। समय के साथ वस्तु धीरे धीरे अपनी मैक्सिमम स्पीड से मिनिमम स्पीड की ओर नीचे की ओर आ रही है। यदि यह ग्राफ समय अक्ष के साथ अधिक कोण बनाती हुई सरल रेखा है तो वस्तु एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान है। बेटा यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें आपको समझ आया होगा। ठीक है, देखिए अब अपन तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या पढ़ते हैं अपन, देखते हैं बेटा। तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं, ये वक्र
जब हमको क्या मिला, एक कर्व रेखा मिली। कर्व रेखा कब मिली, जब वस्तु क्या थी, एक समान वेग से गतिमान नहीं था, उसका वेग असमान था, वस्तु समान अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय कर रही थी, तब ये वक्र प्राप्त हुआ। इस स्थिति को देख के हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। इस स्थिति में हम देखते हैं कि वस्तु क्या होगी, जो वस्तु का इस आलेख जो वक्र मिलता है, इससे हम दो चीज़ें पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें तो वस्तु के सबसे पहले ये इस विस्थापन ग्राफ में हम देख सकते हैं कि समान विस्थापन ग्राफ में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है, ये देखिए विस्थापन दिख रहे, उस पर देखिए, अगर इस ग्राफ में हम देखें, इसे किसी दो पॉइंट को हम ले लें, ठीक है, तो दो पॉइंट को लेंगे तो अगर इनको मिलाएं तो इसमें स्लोप मिल रहा है, इसमें एक स्लोप मिल रहा है, तो इसके जो स्लोप मिलेगा यह ढाल या प्रवणता जो होगा यह औसत वेग को बताएगा। यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो ढाल होती है वह क्या होती है, ढाल या स्लोप जो होता है, इसको स्लोप कहते हैं या ढाल कहते हैं। यह स्लोप या ढाल दो बिंदुओं के मध्य यह औसत चाल को बताता है, औसत वेग को बताता है। ठीक है, तो यह वक्री पथ जो ये समय विस्थापन ग्राफ है, इससे हम वस्तु की औसत चाल, औसत वेग और तत्क्षणिक यानी किसी क्षण वेग को ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस ग्राफ को हमने थोड़ा यहाँ बना के दिखाया है। देखिए कैसे बनाया हमने कि इस पर कोई पॉइंट ले लिया, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट डी है, इसको हमने मान लिया डी और ये पॉइंट को ई, ठीक है, इसको मान लिया। अब देखिए हमें इसी को हम नीचे बना के दिखाते हैं आपको। तो देखिए वस्तु 0 सेकंड में था 0, जब वस्तु कहाँ पहुँचा, ए पहुँचा, तो उसकी स्थिति कहाँ, डी में थी। ठीक है, जैसे वस्तु T2 सेकंड में पहुँचा तो उसकी स्थिति कहाँ हो गई, ई पे हो गई। तो अब देखिए अगर वस्तु T सेकंड तो उसका विस्थापन x1 है। ठीक है, यानी जब वस्तु T2 पर तो उसका विस्थापन क्या हो गया, x2 हो गई। यानी ये दूरी कितनी हो गई पूरी, ये दूरी कितनी पूरी हो गई हमारी, x2 दूरी हो गई। ठीक है, ये दूरी x2 हो गई। तो जब हम, और ये दूरी कितनी है पूरी, इतनी दूरी कितनी है, x1 है। ठीक है, ये x1 है। तो इस जो वक्री ग्राफ मिलता है, वक्री ग्राफ में हम क्या करते हैं, जो इसका रेखा डी ई की रेखा है, इसका ढाल जो है स्लोप, वह बिंदुओं के संगत समय अंतराल के बीच गतिमान वस्तुओं का औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं। यानी इन दो बिंदुओं के मध्य वस्तु की कितनी औसत चाल होगा इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ये जो वक्र का स्लोप जो मिल रहा है हमको, ये दिख रहा है आपको, डी और ई के बीच जो स्लोप मिल रहा है, यह स्लोप औसत वेग को बताता है। चलिए कैसे मानते हैं, हमने माना कि वस्तु क्या है, 0 से ए सेकंड तक पहुँच, 0 जो ये से ए तक का टाइम T1 लेती है। ठीक है, 0 से बीच में वाला समय T2 है। ठीक है, तो वस्तु ए सेकंड T1 सेकंड में कहाँ पर है, x पर है, यानी यहाँ पर है डी पॉइंट में। जब समय T2 हो गया तो सब वस्तु कहाँ पहुँच गई, ई पॉइंट में पहुँच गई। तो जो औसत वेग होगा इन डी और ई बिंदुओं के मध्य, तो क्या होगा, विस्थापन बट्टे समय अंतराल होता है औसत वेग बराबर, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। कितना विस्थापन कितना हुआ, इन दोनों मध्यों के दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन निकालना होगा, तो कैसे करेंगे, x2 माइनस x1, यानी इस पूरी दूरी में, यानी ई बी में सी बी घटा देंगे तो ये विस्थापन मिल जाएगा। तो x2 माइनस x1 बटे T2 माइनस T1, समय अंतराल क्या होगा, पूरे समय अंतराल में इसको हटा देंगे तो यहाँ का समय अंतराल मिल जाएगा, तो T2 माइनस T1। और ये अगर x2 माइनस x1 को डेल x से डिनोट कर दें और T2 माइनस T1 को डेल T से डिनोट कर दें, तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 T2 माइनस T1 या बराबर डेल x अपॉन डेल T। अब x2 की वैल्यू यहाँ से फिगर से देखिए कितनी होगी, x2 बराबर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि BE माइनस EC, हमने लिखा है BE माइनस EC, और समय T2 बराबर क्या, OB माइनस OA हमने लिखा है। यह पूरी दूरी में इस माइनस को घटती तो ये आ गया, या इसको लिख सकते हैं चूँकि AB बराबर क्या है, DC, AB बराबर DC, जो AB है ये दूरी बराबर DC के है, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, AB की जगह DC लिख सकते हैं, और EC तो पूरा है ही है,
इसी, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या बनाए, थीटा बनाएगा। तो ये कौन सा कोण बन गया, राइट समकोण बन गया। यानी DCE में ये जो त्रिभुज है इसमें tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी EC बटे DC। तो ये टेंजेंट जो है, यह जो है इसी रेखा, इसे डी रेखा की प्रवणता कहते हैं। tan थीटा जो है डी रेखा की प्रवणता कहलाता है, और इससे हम किसी दो बिंदुओं के मध्य औसत चाल को, औसत वेगों को ज्ञात कर सकते हैं इस रेखा से। इसमें एक चीज़ और ज्ञात कर सकते हैं कि इस रेखा के मध्य किसी भी क्षण हम जो वेग होगा वो भी, तो क्षणिक वेग को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जैसे समांतराल डेल्टा टी छोटा होता जाएगा, बिंदु ई से कहाँ आ जाएगी, ई से डी की ओर आती जाएगी। इस फिगर में देखिए, बिंदु जैसे समय छोटा होगा, समय घटेगा तो बिंदु कहाँ, ई से डी अंत में आ जाएगी, यानी यहाँ से घट के सीधे सीधे डी में पहुँचेगी। तो हम मानते हैं कि डेल्टा टेंड टू 0, यानी समय जो हमारा 0 की ओर जा रहा, तब हमारी जो ED रेखा वो डी पर स्पर्श करेगी, और स्पर्श करने लगी कि इस प्रकार जो स्पर्श की ढाल होगी, यानी डेल्टा टी टेंड टू 0 बराबर डेल V अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी, और यही तत्क्षणिक वेग को बताता है। तो इस ग्राफ में एक चीज़ आप देखिए बेटा, को नोट करने वाली बात है कि हम इस ग्राफ से दो बिंदुओं के मध्य औसत वेग को ज्ञात कर सकते हैं, औसत चाल को ज्ञात कर सकते हैं, और किसी क्षण किसी बिंदु पर वेग को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो हमको मिल गई। इसके बाद इस ग्राफ में जो नोट करने वाली बात है, इस ग्राफ में ढाल जितना अधिक होता है वस्तु का वेग उतना ही अधिक होता है। ठीक है, यानी यह ढाल जितना अधिक होगा, यह ढाल जितना ही अधिक होगा, ये ढाल जितना ही अधिक होगा वस्तु का वेग, ये ढाल जितना ही अधिक होगा वस्तु का वेग उतना ही अधिक होगा। और दूसरी बात है, यह जो ढाल होता है यह समय अक्ष के कभी भी लंबवत नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब वस्तु का वेग अनंत हो, और जो संभव नहीं है। इसको चीज़ नोट करने वाली बात है। तो इस जो समय विस्थापन ग्राफ है उससे हमने दो चीज़ें नोट की, दो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे वस्तु की क्या किसी दो बिंदुओं के मध्य औसत वेग को ज्ञात कर सकते हैं, ये दिखाया हमने, और किसी दो बिंदुओं के मध्य किसी क्षण जो वेग होता है उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हमने बताया। यहाँ बेटा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देख लीजिए, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे आने वाले दोनों वीडियो को और देखेंगे तो और भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बेटा मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। देखिए बेटा, शायद यहाँ पर हमने शायद भी लिख दिया, यहाँ पर डेल्टा एक्स होना चाहिए, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यानी विस्थापन बटे समय। तो ये है किसी क्षण किसी दो बिंदुओं के मध्य वेग। ठीक है, क्षणिक वेग के लिए सूत्र है। तो हम इस ग्राफ से इस प्रकार अपन क्या प्राप्त कर लिए, इस ग्राफ से हम दो बिंदुओं के मध्य औसत वेग को भी ज्ञात कर सकते हैं, और किसी क्षणिक वेग को यानी v को भी ज्ञात कर सकते हैं। v बराबर क्या होगा, डेल V अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल टी। बेटा यहाँ v नहीं है, डेल एक्स है, डेल एक्स अपॉन डेल टी बराबर या डेल एक्स अपॉन डेल टी। जब समय t जो है 0 की ओर जाएगा तब अपन डेल एक्स अपॉन डेल टी यानी किसी क्षण वेग भी ज्ञात कर सकते हैं, और औसत दो बिंदुओं के मध्य औसत वेग को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। बेटा इसी वीडियो में बने रहिएगा आने वाले दोनों वीडियो में, तो तब तक आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।